डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब रहता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स के बीच में यानी दो मॉलिक्यूल्स या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस होंगी उन्हीं को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। वो फोर्सेस अट्रैक्टिव भी हो सकती हैं या वो रिपल्सिव भी हो सकती हैं। और ये मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस रहती हैं ये फोर्सेस वीक फोर्सेस रहती हैं। इनकी जो एनर्जी है ये लेस देन 40 किलो जूल्स रहती है। और ये फोर्सेस फिजिकल इन नेचर। फिजिकल मतलब इनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होता, ये सिंपल फिजिकल बॉन्डिंग है, फिजिकल फोर्सेस। और इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब ये पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड या पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा, आयोनिक अट्रैक्शन जिसे आप कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो चार्जेस होंगी ये कंप्लीट चार्जेस नहीं होते बल्कि पार्शल चार्जेस। पार्शल चार्जेस मतलब जो चार्जेस होंगी, चार्ज उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से भी कम होगा। जब चार्ज का मैग्नीट्यूड इस यूनिट चार्ज से कम होता है तो हम उसको कहते हैं पार्शल चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो फिर या नेगेटिव चार्ज। अब हम ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्यों पढ़ते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं। लाइक मॉलिक्यूल्स में या सब्सटेंसेस में इवेपोरेशन, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करती है। बॉइलिंग पॉइंट या सॉलिड्स में मेल्टिंग पॉइंट या सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, वेपर प्रेशर, ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं दीज प्रॉपर्टीज़ डिपेंड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब हम देखते हैं ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन कौन सी और कितनी टाइप की रहती है, ये हमें देखना है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो हमारे पास में दो तरह की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रहते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा। एक है अट्रैक्टिव फोर्स, यानी जो मॉलिक्यूल्स को जोड़ के रखता है। दूसरा है रिपल्सिव फोर्स, यानी जो मॉलिक्यूल्स को दूर फेंकता है एक दूसरे से। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अट्रैक्टिव फोर्स कौन कौन सा है। देखो, अट्रैक्टिव फोर्स में आएगा एक फोर्स आयन डायपोल फोर्स, फिर डायपोल डायपोल फोर्स, फिर डायपोल और इंड्यूस डायपोल के बीच में जो फोर्स होगा वो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, यानी इस तरह की फोर्स रहती है। या फिर इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल एक फोर्स रहता है, ये भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑल दीज आर अट्रैक्टिव फोर्सेस। इनमें से ये जो फोर्सेस है ये सेंटर वाले डायपोल डायपोल, डायपोल इंड्यूस डायपोल या इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डायपोल, इनको हम कहते हैं वीक वॉन डर वाल्स फोर्सेस। वीक वॉन डर वाल्स फोर्सेस, वॉन डर वाल्स फोर्सेस है, वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वॉन डर वाल्स फोर्सेस। और ये जो आयन डायपोल है ये जनरली सॉल्यूशंस में रहता है, सॉल्यूशंस में यानी लिक्विड स्टेट में रहता है ये, लेकिन सॉल्यूशंस में, यानी जहाँ पे सपोज सोडियम क्लोराइड हमने वाटर में डाल दिया तो वहाँ पे जो इंटरेक्शन रहेगी वो रहेगी इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, वो रहेगी आयन और डायपोल के बीच में इंटरेक्शन। और एक अट्रैक्टिव फोर्स है, ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी मैं डिस्कस करूँगा। तो फिलहाल हमारे पास में तीन तरह के फोर्सेस हैं। एक सोल्यूशन में रहता है, तीन कैटेगरीज को मैं बता सकता हूँ मैं अट्रैक्टिव फोर्सेस। एक सोल्यूशन में रहता है, दूसरी कैटेगरी वैन डर वाल्स फोर्सेस की, तीसरी जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। और सोल्यूशन में कौन सा रहता है? ये वाला आयन डायपोल, जिसे हम सॉल्वेशन भी कहते हैं। ये मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, ये वाला फोर्स। तो मैंने कहा कि सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम आयन और डायपोल के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको कहते हैं आयन डायपोल इंटरेक्शन, या मैं कह सकता हूँ सॉल्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं NaCl वाटर में डाल दूँ तो NaCl कैसे डिजोल्व करता है? NaCl डिजोल्व कैसे होता है वाटर में? वो होता है इस आयन डायपोल इंटरेक्शन की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास में ये है सोडियम Na पॉजिटिव, ये है Cl नेगेटिव। पॉजिटिव आयन को वाटर जब यानी Na पॉजिटिव के सराउंडिंग में जब वाटर जाएगा तो उसका डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव इस तरह बैठेंगे, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव।
दीज आर पार्शल चार्जेस, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। अब ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव वाटर में कहाँ से आया ये भी दिखाऊंगा मैं। सपोज ये है Na पॉजिटिव, इसको जब वाटर जब इसकी तरफ जाएगा तो वाटर इस तरह अट्रैक्ट होगा। वाटर के पास में दो पोल हैं, एक है ये ऑक्सीजन वाला पोल, दूसरा हाइड्रोजन। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज रहता है। हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब ये वाला जो साइड है ये पॉजिटिव पोल है और ये वाला जो साइड है ये है नेगेटिव पोल। अब जिस भी मॉलिक्यूल के पास में दो डिफरेंट पोल्स रहते हैं उसको हम कहते हैं डाइपोल। अब इस वाटर मॉलिक्यूल और Na पॉजिटिव के बीच में जो इंटरेक्शन रहेगा वो कहलाएगा आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। इसी तरह से अगर मैं क्लोरीन ले लूँ, क्लोराइड आयन, ये Cl नेगेटिव है, तो यहाँ पे ये डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, 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 ऐसे इसको सराउंड करेगा वाटर मॉलिक्यूल। कैसे? यानी अगर क्लोरीन है नेगेटिव तो वाटर का जो पॉजिटिव पोल है, पॉजिटिव पोल कौन सा है? हाइड्रोजन वाला पोल, ये H, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला साइड ये है, तो पॉजिटिव वाला साइड क्लोराइड की तरफ अट्रैक्ट होगा। बात मेरी समझ में आई? तो यहाँ पे भी मैं कहूँगा आयन डाइपोल इंटरेक्शन, या मैं कहूँगा सिंपली इट इज सॉल्वेशन, सराउंडिंग ऑफ सॉल्वेंट अराउंड एन आयन। ठीक। अब इसमें जो फोर्स रहता है, फोर्स ये याद रखना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस स्क्वायर, यानी इस आयन के न्यूक्लियस और डाइपोल के सेंटर के दरमियान जो रेडियस रहता है, जो डिस्टेंस रहती है, उसके स्क्वायर का इनवर्स है फोर्स। यानी जितनी डिस्टेंस बढ़ेगी उतना ये फोर्स कम होगा और जितनी डिस्टेंस कम होगी उतना ये फोर्स बढ़ेगा। बात समझ में आ गई? यानी जितने मॉलिक्यूल्स ये आयन और डाइपोल दूर रहेंगे उतना फोर्स कम होगा, जितना ये नज़दीक आएंगे उतना ये फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, तो ये याद रखना, ये इसके रेडियस के स्क्वायर के इनवर्स के प्रोपोर्शनल रहता है, या मैं बोलूँगा इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर, यानी डिस्टेंस स्क्वायर, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस स्क्वायर। यहाँ तक तो समझ में आया? शाबाश। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये इंटरेक्शन कब ज़्यादा होगी? ये इंटरेक्शन ज़्यादा होगी जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा या इस सेंटर में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, और इस डाइपोल की जब पोलरिटी ज़्यादा होगी यानी चार्जेस पे। सो दिस फोर्स इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ आयन और चार्ज ऑफ डाइपोल, या मैं कहूँगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलरिटी ऑफ डाइपोल। जितना पोलरिटी ज़्यादा होगी डाइपोल में, डाइपोल मोमेंट जितना ज़्यादा होगा उतना उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आयन के साथ में वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब उसके बाद में आता है दूसरा डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंटरेक्शन। इसे हम ओरिएंटेशन इफेक्ट भी कहते हैं, ओरिएंटेशन इफेक्ट। मैं बताऊंगा ये क्या होता है। देखो, मान लीजिए हमारे पास में एक डाइपोल है, ये वाला एक डाइपोल है, इसके पास में एक तरफ डेल्टा पॉजिटिव, दूसरी तरफ डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला जो पोल है इस मॉलिक्यूल का, ये इसके नेगेटिव पोल को अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव, इन्हें पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन हो जाएगी, जिसे मैं कहूँगा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होता। सो इट इज़ फिजिकल इन नेचर। जो भी मैं आपको अभी बताया, चाहे आयन डाइपोल हो, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल हो, ऑल दीज इंटरेक्शंस आर फिजिकल इन नेचर। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र या इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं होती है, तो इसलिए यहाँ पे कोई केमिकल चेंज नहीं आती है। दीज आर ऑल फिजिकल इन नेचर। इस तरह से इसका पॉजिटिव पोल, इसका नेगेटिव पोल, ये मैंने बड़ा पॉजिटिव बड़ा नेगेटिव बनाया यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल में जो रहता है ये डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। इसका पॉजिटिव पोल इसके नेगेटिव पोल को अट्रैक्ट करेगा, इसका पॉजिटिव दूसरे डाइपोल के नेगेटिव पोल को अट्रैक्ट करेगा।
या फिर ये डायपोल इस डायपोल को इस तरह अट्रैक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ मैं HCl की। फॉर एग्जांपल HCl लेते हैं, HCl को देखते हैं हम कैसे होता है उसमें डायपोल अट्रैक्शन। देखो ये HCl है, HCl मैं कहूँगा कि ये पोलर है। क्यों पोलर है ये? क्योंकि इसमें दो डिफरेंट एटम्स है। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा। तो उससे क्या होगा, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आएगा। इस तरह से यहाँ पे भी डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। अब ये वाला डेल्टा पॉजिटिव इस वाले डेल्टा नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे डायपोल इंट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन होगी। लेकिन ये वीक अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन है। बात समझ में आई? और ये जो डायपोल अट्रैक्शन है, ये याद रखना, DDK, दूरदर्शन कश्मीर याद रखना, DDK, इनको हम कहते हैं डायपोल जो यहाँ पे इंट्रैक्शन रहती है, जो फोर्सेस रहते हैं, इनको हम कहते हैं कीजोम फोर्सेस। या हम कहते हैं इनको ओरिएंटेशन फोर्सेस, यानी एक डायपोल का दूसरे डायपोल को अट्रैक्ट करना। बात मेरी समझ में आई? और यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁻⁶। समझ में आया ना? और आयन डायपोल के कंपैरिजन में डायपोल इंट्रैक्शन जो वो कम रहता है, वीक रहता है। इतना भी याद रखना। अब यहाँ पे भी याद रखना, यहाँ पे जो डायपोल इंट्रैक्शन है, जितना ये डायपोल दूर जाएंगे उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। दूसरा, जितना इसमें डायपोल मूवमेंट ज़्यादा होगी, यानी पोलरिटी ज़्यादा होगी, ये चार्जेस ज़्यादा होंगे, उतना अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। सो मैं ये कहूँगा जो अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁻⁶, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायपोल मूवमेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलरिटी, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जितना इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा आएगा उतना यहाँ पे पोलरिटी ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है। इसके बाद में आता है तीसरा, उसको हम कहते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, DI। इसे हम कहते हैं इंडक्शन इफेक्ट भी। क्या कहेंगे? इंडक्शन इफेक्ट भी। ये मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास में ये एक डायपोल है, हालांकि मैंने ये कंप्लीट पॉजिटिव बनाया, मैं लिखूंगा डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। ठीक है। ये एक डायपोल है, ये जो ये नॉन पोलर, ये नहीं, सिंपल सी सब्सटेंस, इसमें कोई पोलरिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लूँगा मैं HCl, ये HCl है, और यहाँ पे Cl2 है। Cl2 नॉन पोलर है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों तरफ से सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट है, तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सेम होगा। ठीक। अब देखो, ये वाला डायपोल इसके नज़दीक जब जाएगा तो ये इसके इलेक्ट्रॉन, इसका पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा और पॉजिटिव चार्ज को रिपल करेगा। तो उससे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ आएगा और पॉजिटिव चार्ज इससे दूर हो जाएगा। यानी रिजल्ट ऐसा आ जाएगा, पहले ये ऐसा था, अब ऐसा होगा, नेगेटिव चार्ज इस साइड, पॉजिटिव चार्ज इस साइड, राइट। और ये किसने किया? ये इस डायपोल ने किया, जो ऑलरेडी डायपोल था, जो ऑलरेडी पोलर था। पोलर ने नॉन पोलर को डायपोल बना दिया, यानी इसमें डायपोल इंड्यूस करा दिया। इसको मैं बोलूँगा डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। अब ये इसमें भी जब ऐसा पोलराइजेशन हो गई तो इसका पॉजिटिव पोल और इसका नेगेटिव पोल आपस में अट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस इफेक्ट को मैं कहूँगा इंडक्शन इफेक्ट, इसको कहूँगा मैं इंडक्शन इफेक्ट। और यहाँ पे जो फोर्स बनता है, इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती है, इसे मैं कहूँगा डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, यानी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। ठीक है। आप याद रखना, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल के जो फोर्सेस हैं उनको हम कहते हैं डिबे फोर्सेस, क्योंकि ये डिबे ने बताया था, डिबे ने डिस्कवर किया था, ये डिबे ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। इनको हम कहते हैं DID, यानी मैं कहूँगा इनको डिबे फोर्सेस। याद रखने के लिए, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल कौन से फोर्सेस हैं? डिबे फोर्स, DID, डांस इंडिया डांस। तो DID याद रखना, डिबे फोर्सेस है ये इन दोनों के बीच में। और ये फोर्सेस भी डिपेंड करेंगे
These forces are inversely proportional to r raised power 6. r raised power 6. लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूं तो सबसे ज़्यादा आयन डायपोल, उसके बाद में डायपोल डायपोल, उसके बाद में डायपोल इंड्यूस डायपोल, डायपोल इंड्यूस डायपोल, इंड्यूस डायपोल, ये तीसरे नंबर पे आएगा, यानी इनसे ये वीक है। अब ये डिपेंड किस पे करेगा, ये भी तो सोचने की बात है ना। जितना आप इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ाओगे, यानी इन स्पीशीज़ के बीच में, डायपोल और इंड्यूस डायपोल के बीच में, उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। क्लियर? और कौन से रेट से? r raised power 6 से कम हो जाएगा। ठीक, ये एक बात। दूसरी बात, अब ये डिपेंड किस पे करता है? देखो, ये इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलरिटी ऑफ डायपोल। पोलरिटी, जितना पोलर होगा डायपोल, पोलरिटी ऑफ डायपोल, उतना वो ज़्यादा इसमें पोलराइजेशन करेगा, यानी इतना वो ज़्यादा इसमें नॉन पोलर को पोलर में कन्वर्ट करेगा। इसको कहते हैं पोलराइजेशन, इसको कहते हैं पोलराइजेशन। किसने पोलराइजेशन की? इसने इसमें इंड्यूस किया डायपोल, उतना वो इंड्यूस करेगा डायपोल ज़्यादा, पोलरिटी ऑफ डायपोल। या मैं कहूँगा चार्ज डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, चार्ज डिफरेंस इन डायपोल जितना ज़्यादा होगा, उतना इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। ठीक है? और दूसरा, जितना इसमें साइज ज़्यादा होगा, इस वाले में नॉन पोलर सब्सटेंस में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ, मॉलिक्यूलर मास या सरफेस एरिया बोलूँगा मैं, सरफेस एरिया ऑफ नॉन पोलर सब्सटेंस, नॉन पोलर स्पीशी। जितना इसका साइज ज़्यादा होगा, जितना इसका मास ज़्यादा होगा, जितना इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा ये पोलराइज होगा। पोलराइज जो है ना, ये ज़्यादा पोलराइज जितना ज़्यादा होगा ये, यानी उतना उसमें जल्दी डायपोल डेवलप होगा और उतना उसमें डायपोल अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। समझ में आया? तो ये था तीसरा फोर्स। अब देखते हैं हम चौथा। इसे हम कहते हैं इंड्यूस डायपोल या इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन। मान लीजिए डायपोल पहले नॉन पोलर सब्सटेंस थी, पोलरिटी थी ही नहीं, कहीं पे डायपोल था ही नहीं, डायपोल अचानक बन गया और उसने दूसरे मॉलिक्यूल को पोलराइज किया, उसी को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस डायपोल। ये मैं सिखाऊंगा, ये मैं समझाऊंगा। या इनको हम कहते हैं डिस्पर्शन फोर्सेस भी। ये कहाँ पे होता है? ये होता है नॉन पोलर सब्सटेंसेस में, लाइक नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है। और इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ ये है कि हम नॉन पोलर सब्सटेंसेस को भी लिक्विफाई कर सकते हैं। और ये लिक्विफाई कब होंगे? जब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ से आता है? वो यहाँ से आता है। देखो, हमने सपोज एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल लिया, सपोज नाइट्रोजन लिया, ठीक है, ये दोनों तरफ से एक जैसा, ये नॉन पोलर है। इसके ऊपर सिट्रस दिया तो इसमें डिस्पर्शन होगा, इन्हें प्रेशर, अंडर हाई प्रेशर किया तो इसमें क्या होगा? सिट्रस आ जाएगा। क्योंकि नाइट्रोजन के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अक्सर ऑसिलेट होते रहते हैं, है ना, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, चाहे कोई भी मॉलिक्यूल हो। अब देखो, इसमें सिट्रस देंगे तो डिस्पर्शन होगा, चार्जेस डिस्पर्स होंगी, पोलराइजेशन होगी। एक बार एक मॉलिक्यूल पोलराइज हो गया तो दूसरे मॉलिक्यूल को भी पोलराइज करता है। मैं दिखाऊंगा कैसे। सपोज मेरे पास में दो मॉलिक्यूल्स, एक ही ये मॉलिक्यूल, दूसरा ये मॉलिक्यूल, दोनों नॉन पोलर हैं। इनको मैंने नज़दीक लाया, क्या लाया? नज़दीक। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। और ये दीज आर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। जब मैं इनको क्लोज लाऊंगा अंडर हाई प्रेशर तो क्या होगा? इनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी रिपल्शन होगा, यानी इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपल करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस साइड भागेंगे और इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को रिपल करेगा, यानी इसका न्यूक्लियस रिपल करेगा इसके न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस इधर भागेगा, यानी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और किसी भी मोमेंट पे जो इलेक्ट्रॉन जो ना ये डिस्पर्स हो सकते हैं, इसमें डिस्टर्बेंस आ सकती है। अब दो मॉलिक्यूल्स को हमने नज़दीक लाया तो होगा क्या?
एक तो आपस में ये रिपल्शन अट्रैक्शन ये मैंने बताया आपको। दूसरा, अगर इसमें थोड़ी सी चेंज आ गई तो इसमें भी चेंज लाएगा। मान लीजिए इसमें चेंज आ गई, एक में चेंज आ गई, एक का जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक साइड हो गया और नेगेटिव चार्ज दूसरे साइड। तो जब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे अलग अलग हो गए मोमेंटरली कुछ देर के लिए, तो इस मॉलिक्यूल में भी यही चेंजेस लाएगा। इस मॉलिक्यूल के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज को रिपल करेगा। तो ये भी पहले नॉन पोलर था, ये भी नॉन पोलर था। फॉर एग्जांपल ये भी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ये भी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, लेकिन अंडर स्ट्रेस ये भी पोलराइज हो गया, ये भी पोलराइज हो गया, राइट। अब पोलराइज दोनों हो गए। अब जब दोनों पोलराइज हो गए तो ये भी डायपोल बन गया, ये भी डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, ये भी डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगी, और दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इंड्यूस डायपोल के बीच में होती है, इनको हम कहते हैं डिस्पर्शन फोर्सेस। क्या कहते हैं? डिस्पर्शन फोर्सेस। यहाँ ऐसे लिख सकते हैं इंड्यूस डायपोल या इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डायपोल, इसको कहते हैं लंदन फोर्सेस, क्योंकि ये फ्रिट्ज लंदन ने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया था। इंड्यूस डायपोल आर कॉल्ड लंदन फोर्सेस। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे दीज आर लंदन फोर्सेस, ठीक। और ये सबसे वीक फोर्सेस है। और ये फोर्सेस किस पे डिपेंड करेंगी? ये तो आसान सी बात है। अब जो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁻⁶, ठीक है। तो जो भी फोर्सेस को मैंने वीक वान डर वाल्स फोर्सेस में कैटेगराइज किया, यानी जो इस ग्रुप में डाल दिया, उनमें जो फोर्स रहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁻⁶। इतना याद रख लेना, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये कब बढ़ेगा? ये तब बढ़ेगा जब पोलराइजेशन ज़्यादा होगी, पोलराइजेशन ज़्यादा होगी, यानी जब ये पोलराइज होंगी। अब पोलराइजेशन कब ज़्यादा होगी? जब साइज़ बड़ा होगा, साइज़ बड़ा होगा या मॉलिक्यूलर मास बड़ा होगा, ठीक है। और किससे बड़ा ये डिपेंड करेगा, ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा सरफेस एरिया पे। ये भी मैं इसका भी एग्जांपल बताऊंगा मैं। सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। और कौन सी चीज़ पे डिपेंड करेगा? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा होंगे, यहाँ पे मान लीजिए इसके इलेक्ट्रॉन तो उतना उनमें पहले रिपल्शन होगा, उसके बाद में पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। और एक चीज़ पे डिपेंड करता है, दैट इज़ कॉल्ड, इट इज़ डिपेंड्स ऑन जियोमेट्री, डिपेंड्स ऑन जियोमेट्री। फॉर एग्जांपल जियोमेट्री पे कैसे डिपेंड करता है? मेरे पास में एक मॉलिक्यूल है पेंटेन, ये पेंटेन नॉर्मल पेंटेन है, एन पेंटेन जिसको कहते हैं। दूसरा जो है वो है नियोपेंटेन, ये पेंटेन एन पेंटेन, ये है नियोपेंटेन। ये है लीनियर, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। ये है ब्रांच्ड, इसका सरफेस एरिया कम है। तो मैं बोलूँगा सरफेस एरिया ज़्यादा, तो सरफेस एरिया कम। अब इसमें सरफेस एरिया ज़्यादा है तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगी, पोलराइजेशन ज़्यादा होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा हो गया तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट वो बराबर रहता है 36.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है क्योंकि इसमें सरफेस एरिया कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो रहता है 9.7 डिग्री सेल्सियस। मॉलिक्यूलर मास सेम है बट सरफेस एरिया इज़ डिफरेंट। याद रखना ब्रांचेड चेन में सरफेस एरिया, अगर मैं बात करूं सरफेस एरिया लीनियर चेन में ज़्यादा रहता है, लीनियर चेन में ज़्यादा रहता है। ब्रांचेड चेन में जितनी ब्रांचिंग ज़्यादा होगी, ब्रांचेड चेन उसमें कम रहता है। जितनी ब्रांचिंग ज़्यादा होगी उतना सरफेस एरिया भी कम हो जाएगा। ये बात याद रख लेना, ये दिमाग में बिठा देना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं।
अब हमारे पास में जो फिफ्थ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो रहता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन है, ये भी बताऊंगा मैं ये कहाँ पे होता है। ये सिर्फ वहाँ पे होता है जहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है टू वेरी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। यानी जहाँ पे आपको फ्लोरीन हाइड्रोजन का बॉन्ड दिख जाए या ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड दिख जाए जैसे वाटर में, या अमोनिया में NH का बॉन्ड दिख जाए, वहाँ पे यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, वरना फिलहाल नहीं होती। फिलहाल की इसमें बोलूँगा मैं। देखो होता क्या है, सपोज ये फ्लोरीन जो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये हाइड्रोजन है, ये इसके सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ये ऐसा है। दिस फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, इस हाइड्रोजन ने जो बॉन्ड बनाया है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है जिसकी वजह से ये बॉन्ड बनाता है फ्लोरीन के साथ। ये इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है। तो होता क्या है, होता यह है कि फ्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन इस तरह आते हैं, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऐसा नेक्ड हो जाता है। यानी इसका जो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन रहता है। अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसका प्रोटॉन नेक्ड हो गया, इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए तो प्रोटॉन नेक्ड हो गया। अब ये जो नेक्ड प्रोटॉन है, नेक्ड प्रोटॉन यानी ओपन प्रोटॉन, नेक्ड प्रोटॉन मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन शील्ड अब नहीं है या बहुत कम है, तो इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आएगा। मैं बड़ा बनाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छी खासी डेल्टा पॉजिटिव आती है इसमें, और इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव। यानी यहाँ पे एक डायपोल बनता है और एक स्ट्रॉन्ग डायपोल बनता है। और अगर मैं ऐसे दो डायपोल्स को नज़दीक लाऊं जिनमें एक तरफ से प्रोटॉन जो है वो नेक्ड है, तो क्या होगा, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन होगी। स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन, इस डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन को कहते हैं हम, इस वाले को, इसको कहते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इस तरह का डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन सिर्फ हाइड्रोजन ही कर सकता है, वो भी तब जब वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ में अटैच होगा। इसी तरह से वाटर में भी ऐसा होगा। मान लीजिए ये वाटर, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये तीसरा वाटर मॉलिक्यूल है, और ये और एक वाटर मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे इनके बीच में ये डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, नेक्ड प्रोटॉन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में ये अट्रैक्शन पैदा होती है, जो रेड लाइन से मैंने दिखाई, इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्ड। और ये H बॉन्ड इतना स्ट्रांग रहता है एज कंपेयर टू वॉन डेर वाल्स फोर्सेस कि ये इन सब्सटेंसेस को गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट करता है। एंड दोज लिक्विड्स विच आर लिक्विड्स बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कॉल्ड एसोसिएटेड लिक्विड्स। क्या कहते हैं इसको, एसोसिएटेड लिक्विड्स। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में रहती है, जैसे इस FH मॉलिक्यूल और इस FH मॉलिक्यूल के बीच में, फिर इस FH मॉलिक्यूल के बीच में, इनको मैं कहूँगा ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वैसे यहाँ पे भी इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। इसी तरह से यहाँ पे अमोनिया में भी ऐसे ही होगा, H H H NH H H। यहाँ पे भी इसी तरह की बॉन्डिंग होगी, एक स्ट्रॉन्ग टाइप का डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन जिसे हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग। ठीक, अब इसमें और एक टाइप का भी हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक सपोज मैं लूँगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक, सैलिसिलिक एसिड लूँगा मैं, ये है सैलिसिलिक एसिड। इसमें ऐसे OH ग्रुप है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे OH।
अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसके साथ में जब प्रोटॉन आ जाएगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन के साथ में, तो ये प्रोटॉन नेकेड हो जाता है। उसके बाद में ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव इंट्रैक्शन होगी यहाँ पे, यानी यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। बट दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इज विद इन द मॉलिक्यूल। इसको मैं कहूँगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ तो इसकी वजह से इसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा। सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। बात समझ में आ गई। अब अगर मैं सपोज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ले लूँ और पैरानाइट्रोफिनॉल ले लूँ, तो दोनों में अगर आपसे मैं पूछूं किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा और किसका लो होगा। सपोज ये है एक OH ग्रुप और यहाँ पे N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, ठीक। दूसरा है मेरे पास में ये OH ग्रुप, ये N डबल बॉन्ड O। ये अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा भी, ये इसके साथ में नहीं कर सकता क्योंकि ये दूर है, ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में कर सकता है। यानी यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जबकि यहाँ पे इंट्रा होगी। जहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। जहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, क्योंकि या मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, क्योंकि इंटर मॉलिक्यूलर की वजह से दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं और एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक बड़ा चेन बनाते हैं, जिनको हम कहते हैं एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, राइट। तो उससे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। क्लियर। अब लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे ओवरलैप फोर्सेस, ओवरलैप रिपल्सिव फोर्सेस। ये लास्ट वाला है, लास्ट, ठीक। देखो हमारे पास में दो मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें मान लीजिए ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, ये आपस में नज़दीक आ रही है ये मॉलिक्यूल्स। ये इतने नज़दीक आएंगे कि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ तो इसका मतलब इनमें स्टेबिलिटी आ जाएगी, यानी इनमें जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर मैं अब इनमें ग्राफ बना दूँ, मान लीजिए मैं ग्राफ बनाता हूँ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस IND। तो जो ही ये मॉलिक्यूल्स नज़दीक आएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पड़ेगी जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। फिर जब हम इन मॉलिक्यूल्स को और नज़दीक लाएंगे, मान लीजिए हमने इनको नज़दीक ला लिया, इतना नज़दीक। अब अगर हम इससे भी ज़्यादा नज़दीक लाना चाहेंगे तो यहाँ पे अब इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस आपस में रिपल करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल करेंगे, यानी यहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेस शुरू होते हैं। तो इसका मतलब अगर हम ज़्यादा नज़दीक लाएंगे तो कौन से फोर्सेस शुरू होंगे? रिपल्सिव फोर्सेस, रिपल्शन। अगर रिपल्शन हुआ तो इसका मतलब झगड़ा हुआ, यानी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। समझ में आया? तो ये जो रिपल्सिव फोर्सेस रहते हैं, फोर्स, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R raised power n एंड दिस n ranges from 9 to 12। बात समझ में आया ना? R raised power n यानी n ranges from 9 to 12, और कुछ बुक्स में आपको 12 मिलेगा। तो इससे ये पता चलता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी किसी लिमिट तक काम करती है। अगर उस लिमिट के अंदर हम गए, यानी ज़्यादा नज़दीक लाए मॉलिक्यूल्स को, तो वहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन शुरू होता है, रिपल्शन, यानी रिपल्सिव फोर्सेस शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये रिपल्शन है, यानी न्यूक्लियस या इलेक्ट्रॉन रिपल्शन शुरू हो जाता है। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। तो ये क्या है, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।